बजट, ये बजट देश के लिए कितना फायदेमंद है और इसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर सरकार अभी भी विचार कर रही है। हम बता दें कि पिछला जो स्लैब था इनकम टैक्स रिटर्न का वो वही है जो पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहला एक बदलाव किया गया है, जो 75 साल से ऊपर के जो कोई बुजुर्ग हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा पेंशनधारी के लिए होता है। और ये बता दें कि इसके अलावा अगर हर बजट में बढ़ाया गया है, हर विषय पर हर विभाग के बजट को बढ़ाया गया है, शिक्षा विभाग हो या कृषि को लेकर के भी सबसे अधिक इस बार फैसला लिया गया है। इस सब पर जिक्र करेंगे हमारे साथ करंट क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं और हम आपको बता दें मिथिला मंच पर लगातार हम आपको दिखाएंगे और ये हमारा प्रयास रहेगा कि दरभंगा में करंट क्लास के बच्चे जिस तरह एक आदर्श स्थापित करें ताकि अन्य कोचिंग संस्थान में भी ये बात समझ में आ जाए कि ये डिबेट भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं सवाल। तो चले हम आपको बता देते हैं, हमारे साथ हैं। ये बताइए कि अगर कोई प्रश्न, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं तो खड़े होकर चले जाए और माइक वहां पर पहुंच जाए। हाँ आइए, यहाँ जाइए। कहा जाए कि ब्रिटेन से, लेकिन हाँ बोल रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, लेकिन इसके जनक जो पूछा थे जॉन विल्सन है। तो बनाने के लिए मान के 4,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गई, तो ऑलमोस्ट उसमें हमको पता है 4,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गई। तो सरकार अगर मांग रही, ऑलमोस्ट हमको पता है कि 4,000 रुपए खर्चा करो, उस समय कौन सा अधिनियम लाएंगे ये उसमें पारित करेंगे कि हमको सरकार बोलेंगे कि ये सही से बात, ये गलत है कि सही है, वो कौन सा अधिनियम ऐसे है सर? के लिए भारत सरकार की एक नेशनल पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना है जो सरकार इसमें इन्वेस्ट करती है। नहीं जरूर, जैसे कि ये कितना में हमको ऑलमोस्ट पता है कि 4,000 करोड़ रुपए खर्चा होगी उसमें, बट वो सरकार बोल रही है कि हमको लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गया, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा मांग रही है। हमको ऑलमोस्ट पता हो गया है इसमें ज्यादा ले रही है, तो हम क्या करें? उसमें कौन सा मतलब अधिनियम लाना है? मिनी बजट लाना किया जाए उसमें सरकार के द्वारा। क्या हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए नहीं दे रहे हैं उत्तर। कौन सा अधिनियम लाके तुमको समझाएगी कि ये बात आपका गलत है, हम 5,000 करोड़ रुपया आपको देना ही पड़ेगा रोड को बनाने के लिए, जैसे कि सरकार मांगी है पैसा यार रोड बनाने के लिए। तो सर इनका सवाल मैं समझ गया कि ये बोल रहे हैं कि 4,000 प्रावधान किया गया है, अगर 5,000 जरूरत हो तो सरकार कहां से लाएंगे, समझ गए ना? हाँ, तो बड़े एक साल के लिए जितना भी सामान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल रहे हैं ना, तो इस साल समझ गए 2021 और 2022 के बजट में समझ गए ना, सरकार का जो मुख्य फोकस है वो स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, समझ गए ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार इस बार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। हालांकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना भी जरूरी है, समझ गए? हाँ सर, जी खराब चीज लगा ना, समझ गए? वो शिक्षा पे 18% जो बजट लगा रहा है ना, शिक्षा पे जो सरकार 18% टैक्स जीएसटी लगा रहा है ना, वो सबसे इस बजट का सबसे एक नकारात्मक पहलू है, समझ गए ना? एक बात और पहलू ये है कि सरकार क्या कर रही है इस बार कि देखिए 2020 और 21 का बजट देखिएगा, 2020-21 का बजट, तो उस समय क्या हुआ कि सरकार शिक्षा पे 99,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही थी, जबकि ये जो बजट पेश हुआ है सरकार का, उसमें सरकार पेश करी है मात्र और मात्र शिक्षा पे खर्च करी है 93,000 करोड़ रुपया, समझ गया ना? तो ये इस बजट का सबसे नकारात्मक पहलू है। और सरकार हमारे भारत जैसे जहां पे अल्प शिक्षित है, हमारे भारत में भी मात्र 74 से 75% लोग शिक्षित हैं, उस देश में शिक्षा के प्रति इतना टैक्स लगाना 18%, ये सरासर गलत है। और इसका आपका क्वेश्चन का हम समर्थन करते हैं कि हाँ, नहीं लगना चाहिए। और इलेक्ट्रिक सामान का बात है, जी सर, जी सर, कितना प्रतिशत लगा ये बताइए, क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, जो पूछा जाएगा वो ये नहीं पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली 93,000 करोड़ रुपया सरकार इस पर प्रावधान कर रही है। एक 2 मिनट के लिए इस पर कितना बजट हुआ है वो बता दीजिए, और बजट की प्रारंभिक पहली बिंदु क्या वो बता दीजिए, उसके बाद हुआ, समझ गया ना? तो उसमें बहुत सारे चीजों का प्रावधान किया गया, लेकिन इस बजट जो है ये कई मायनों में खास रहा, क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञ का आप जब सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि ये जो बजट है वो देश के लिए बजट है, ये आम आदमी के लिए बजट नहीं है। तो सर बोल रहे हैं कि इस बजट में क्या खास रहा वो आप एक बार बताइए, मुख्य बिंदु बताइए। धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए इस बजट में कुछ खास बिंदु है जिसपे सरकार का बहुत ज्यादा फोकस रहा, समझ गए? पहला, सरकार जो है वो स्वास्थ्य पे खर्चा कर रही है, समझ गए? सरकार स्वास्थ्य पे इस बार बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। हालांकि एक आंकड़ा के मुताबिक 2021 में जो बजट था उस पे खर्चा किया गया था 94,452 करोड़ रुपया, समझ गए?
लेकिन इस बार क्या हुआ कि सरकार बजट में 2,37,846 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस तरह से 137% की वृद्धि की सरकार ने स्वास्थ्य पे, समझ गया। और इसके बाद एक और इसका सकारात्मक पहलू है कि इस बार सरकार कोविड-19 पे 35,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है ताकि लोगों को वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके, समझ गए। देखिए, स्वास्थ्य संरचना में हमारे लिए ये कदम एकदम जरूरी था, क्योंकि हम स्वास्थ्य संरचना में बहुत ही बदतर स्थिति में है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश का जो स्वास्थ्य में स्थान है वो 145वें स्थान पे है। WHO की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कि जनसंख्या और जो चिकित्सक का, समझ के, रेशियो होना चाहिए वो 1000:1 होना चाहिए, मतलब 1000 जनसंख्या पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में स्थिति बहुत गड़बड़ है, 11,000 लोगों पे मात्र 1 डॉक्टर है। इस तरह से सरकार ने जो ध्यान दिया, इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, दूसरा मुख्य बिंदु है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं अवसंरचना, नहीं बोलते आधारिक संरचना, जैसे सड़क का निर्माण करना, मेट्रो का निर्माण करना, तो सरकार इस सब पे ध्यान दे रही है। सर, एक स्वास्थ्य में एक और बिंदु है कि सरकार स्वास्थ्य को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर तो खर्चा कर ही है, लेकिन सरकार जन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए भी बहुत प्रखर रूप से इस बार मुखर हुई है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार सरकार उनके लिए जो फूड लॉसिंग है उसकी बातें आती है। इस बजट में पेट्रोल का दाम बढ़ गया या आम नागरिक के लिए हो गया, तो 3 टर्म जो मैं नहीं समझ पाई वो मैं समझना चाहती हूँ। इन्फ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन और रिसेशन, किस तरह से बोलिए? इन्फ्लेशन या मुद्रा, इसका अर्थ है। और क्या आप बोले, और आप दूसरा टर्म क्या बोले? कोरिलेट करके एक आम नागरिक को चीज नहीं समझते हैं, उनके आर्थिक बोझ क्या पड़ेंगे, इस चीज को समझाया जाए, क्योंकि ये टर्म आम नागरिक नहीं समझते हैं, उनके जीवन में क्या इसका असर पड़ेगा ये बताया जाए। जैसे उसके इससे आम नागरिक पे क्या असर पड़ेगा? जैसे मान के चलिए कोविड-19 महामारी है, इससे जीडीपी का विकास रुक गया है। इसी के लिए सरकार उसको प्रयास कर रही है कि बजट में आम नागरिकों तक उस सुविधा को पहुंचाया जाए, और जो लाभ नहीं मिल रहे थे उन्हीं लाभ को उठा के, और उन्हीं लाभ को उठाने के तदुपरांत सरकार जो है, इन्फ्लेशन का अर्थ है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में अगर मांग कीमत की बढ़ोतरी हो और वस्तु की मांग कीमत गिर जाए तो इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन का अर्थ यह होता है कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे जीडीपी का जो विकास रुक गया, उस विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं प्रावधानों के लिए सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग LIC क्षेत्र में जैसे कहने का अर्थ है कि इंश्योरेंस में अगर जो सुरक्षाकर्मी या जो कोरोना काल में अपने योगदान दिए हैं, उन्हीं योगदान को देखते हुए सरकार जो है उनके इंश्योरेंस का सेक्टर बढ़ावा दे, इंश्योरेंस को यानी कवरेज किया गया और प्लस पूंजीगत प्राप्ति है। 1 साल के अंदर कितना व्यय हुआ, ये उनको कहना चाहिए कि राजकोषीय घाटा के बजट का प्रावधान है। इनका अर्थ समझाने का अर्थ कुछ और है। बोलिए तो थोड़ा अच्छा से बोलिए कि जिससे लगे कि सब 1 लाख रुपया बजट है, जिसमें आपके पास 50,000 रुपया है, तो ये 50,000 रुपया राजकोषीय बजट का घाटा बताया जाता है कि इतना आपको आपूर्ति करना चाहिए अलग अलग विभागों से। चलिए और कोई जॉब से नहीं बताएं आप लोग प्रत्यक्ष कर, और इसमें हमें कौन से सामान महंगे मिलेंगे और कौन से सस्ते मिलेंगे? प्रत्यक्ष कर का अर्थ है जिस वस्तु में, यानी कि जिस किसी वस्तु का तय कीमत हुआ है उस पे आपको कर देना पड़ रहा है। कि जिस वस्तु का उत्पादन हुआ उसमें उसी वस्तु के तहत उसका टैक्स जोड़ के लिया जाता है, उसे आप प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे GST हुआ, गुड एंड सर्विस टैक्स, और गुड एंड सर्विस टैक्स का संसद के द्वारा 2017 में पारित हुआ और इसे लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2017 से। और GST का लाने का अर्थ ही है सब टैक्स को एक जगह समेट लिया जाए। अप्रत्यक्ष, जैसा कि नाम ही सूचित करता है, जो खुद ना देके किसी और माध्यम से हमको उसके लिए देना पड़ता है। धन्यवाद। सोना चांदी तांबा आभूषण के सामान 100 करोड़ रुपए दे रही है आयोजन करने के लिए, जबकि दिल्ली आप
देखिए इस साल का तत्काल आंकड़ा क्या है कि 4200 करोड़ रुपया सरकार कुंभ के लिए दी थी और 325 करोड़ रुपया दिल्ली के लिए दी थी ना। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला बात यह ना कि ये वाकई में एक नकारात्मक पक्ष है, समझ गए ना। और सरकार इसके लिए ना राजनीतिक वैमनस्यता भी एक बहुत बड़ा कारण है, समझ गए ना। जहाँ 3.5 या कोई भी मतलब ऐसा नहीं है तो दिल्ली को आगे तो 350 करोड़ से नहीं बढ़ा सकते हैं। जब एक सरकार 4200 करोड़ दे देती है, लेकिन एक राष्ट्र का हाँ राजधानी का राजधानी का तो फिर 350 करोड़ पे मतलब ऐसा। हाँ देखिए सबसे पहला तो दिल्ली हम सब का सरकार को ज्यादा पैकेज करना चाहिए, लेकिन हमको लगता है जैसा कि हम बजट पढ़े तो हमको लगा कि इसमें ज्यादा राजनीतिक वैमनस्यता भी एक बहुत बड़ा कारण है, समझ गए ना। क्योंकि दिल्ली के लिए 325 करोड़ रुपया के लिए ये कैबिनेट की मंजूरी होती है, उसके बाद ही बजट तैयार किया जाता है। हम लोग को अभी इस पर डिबेट करना ये है कि किस विभाग में सवाल पूछा जाएगा कि कृषि विभाग के लिए कितना बजट दिया गया है, और अगर उससे संबंधित पूछा जाएगा तो वो आपके लिए फायदा होगा। क्यों कैसे में ना जा करके एक सवाल पूछे, सिर्फ एक सवाल कि ताकि दूसरा भी लिख सके। तो आप क्यों कैसे में जाने से इम्पोर्टेंट है और उसका उल्लेख करेंगे। 5 मिनट उनको, 5 मिनट इनको, 5 मिनट इनको और 5 मिनट इनको दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन की बात कीजिए और क्वेश्चन वो पूछिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ये नहीं कि बजट लाया गया तो बजट क्यों लाया गया। ये वर्ष है संविधान में भी लिखा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण है जो हर साल लाया जाएगा। तो ये मत पूछिए क्यों लाया गया और इसको लाया गया तो पढ़ कर के आए हैं, ताकि आप लोग बहुत सवाल पूछना चाहते हैं इनसे और ये लोग बहुत जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इससे इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मेहनत की है। लेकिन अब अगला बार, आज हमको लगता है आप लोग को जाना भी है दूसरे कोचिंग में, शायद आप लोग जल्दी में हैं, तो एक चीज बताते हैं, अगले बार जो होगा उसमें ऐसा किया जाएगा कि प्रश्न केवल पूछे जाएंगे सबसे, ठीक है। 50 क्वेश्चन होगा जो बजट पर क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन बजट पर, और जो ज्यादा प्रश्न का जवाब देगा हम सर को कहेंगे कि उसको थोड़ा सा पुरस्कार भी दिया जाए ताकि उसका मनोबल भी बढ़ेगा। तो अगली बार से ये डिबेट ना हो करके केवल 50 क्वेश्चन कानून, कृषि कानून पर तैयारी करके आइएगा आप लोग। 50 क्वेश्चन कृषि कानून पर और 50 क्वेश्चन इस बजट पर। जो सबसे ज्यादा जवाब देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग का कार्यक्रम हुआ वो क्या उद्देश्य था, क्या आज हमने एक अपने छात्रों के बीच डिबेट प्रोग्राम करवाया था और इस डिबेट प्रोग्राम का टॉपिक था आर्थिक बजट 2021। और हमारा यह प्रयास है कि विभिन्न टॉपिक, विभिन्न मुद्दों पर हम अपने छात्रों के बीच ऐसा प्रोग्राम करवाता रहूं जो आने वाले परीक्षोपयोगी प्रश्न हमारे छात्रों के बीच उभर कर आए और वो करेंट टॉपिक जो हमारे ज्वलंत प्रश्न आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल घटनाक्रम पर, उस पर हम आगामी भी परिचर्चा करता रहूँगा ताकि हमारे छात्र बंधु ऐसे प्रोग्राम से बिना पढ़े एक ऐसे वातावरण में पल बढ़ सकें जहां प्रश्नों का अंबार हो और मैक्सिमम इनपुट को अपने अंदर ला सकें और जागरूक होते हुए परीक्षोपयोगी प्रश्नों से अवगत होते हुए आगामी परीक्षा को क्रैक करने का हुनर सीख सकें। इसीलिए आज हम इस टॉपिक का उद्घाटन किया हूँ पहला बजट सत्र पर, और आगामी पुनः मैं इस तरह के कार्यक्रम करने का भरसक प्रयास करता रहूँगा। मैं मिथिला मंच के जो एडिटर महोदय हैं मिस्टर मनोज सर जी, मैं उनको सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए और छात्र के साथ साथ हम लोगों को भी प्रोत्साहित किए। इनके लिए सादर पूर्वक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डियर लवली स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑडियंस। थैंक यू। अच्छा ठीक है। मिथिला मंच न्यूज का मिशन है कि दरभंगा के छात्र जो कोरोना संक्रमण के दौरान पूरी तरह अपने घर में थे और उनका मानसिक शारीरिक
और जो उनका पॉजिटिव थिंकिंग था वो समाप्त होते जा रहा था, आलस्य विजय। इसलिए मिथिला मंच न्यूज़ ने एक कार्यक्रम किया है डिबेट का, और वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक पर, ताकि छात्र उसके जवाब देने के लिए खुद पढ़ें। और हम बता दें करंट क्लासेस में हमें आमंत्रित किया गया था और यहाँ हमने ये कार्यक्रम किया है। यहाँ आज कम से कम 100-150 छात्रों को एक जगह बिठा करके बजट पर सवाल पूछे गए, और हमें विश्वास है कि बजट किस किस क्षेत्र में कितना बजट हुआ, बजट के क्या बिंदु हैं, उस पर सभी छात्रों को लाभ पहुंचा है। इस तरह अगर हर टॉपिक पर किया जाए तो आने वाले एसएससी, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन और भी कई एग्जामिनेशन में उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें छात्रों को 100% जवाब देने में सक्षमता हासिल होगी। और यह मिशन का, मिथिला मंच का मिशन है कि दरभंगा के छात्र देश और विदेशों में भी नाम रोशन करें। इसके लिए हमारी जो सहभागिता होगी वो हम अपना ड्यूटी करते रहेंगे। तो देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़ को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।